तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 01 की वीकली समरी 09, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ वीक 09। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीक्स की समरी बना दी है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी आपका क्विज 2 हो चुका होगा अब तक एंड आई होप आपने उसमें अच्छा स्कोर भी करा होगा। अगर उतना अच्छा स्कोर नहीं भी आया तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ से और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप अपने एंड टर्म में अच्छा स्कोर ला सको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस वीक ओनली कंटेन द सिलेबस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का ही कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सटेंशन है। ठीक है, उसी को हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को और एड ऑन करा गया है। तो देख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? व्हेन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट बट आर फोकस इज ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन सेट बाय अस। आप पूरी सारी लाइन को इग्नोर करके आप जस्ट एक बात ये समझ सकते हो, इट इज जस्ट अ कंडीशन। कंडीशन को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हमको उसके रिजल्ट से डायरेक्ट मतलब नहीं होता बट एक पर्टिकुलर कंडीशन जो हम सेट करते हैं उससे मतलब होता है, तो उसी को ही हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेशन पे उतना ध्यान नहीं देना है, टर्मिनोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जस्ट आपको ये बात समझिए कि कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका रिजल्ट के रूप में क्या आएगा? या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। हमको हेड और टेल से मतलब ही नहीं है, हमको इस चीज़ से मतलब है, हम अपने मन से एक कंडीशन ले रहे हैं कि हमको इस चीज़ से मतलब है कि कितनी बार टॉस करने पे 3 बार लगातार हेड आएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने खुद बनाई है। ठीक है, तो एक तरह से यही हमारा रैंडम वेरिएबल बन जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी, जस्ट आपको ये पता होनी चाहिए, फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारे पास गिवन है, रोलिंग अ डाइस ट्वाइस। तो मान लीजिए आप एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, पासा मतलब डाइस ही होता है जो लूडो पे खेलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप एक डाइस को 2 बार फेंकोगे तो आपके पास ये सारे रिजल्ट पॉसिबल है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले वीक में कि टोटल 36 रिजल्ट पॉसिबल है, ऐसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे अप टू 6 6 तक। ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पे अपने मन से कंडीशन ले ली एक्स। एक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ आउटकम। अगर हमसे ऐसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का मतलब सम ऑफ आउटकम। सम ऑफ आउटकम हमारा 3 के बराबर होना चाहिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कितने आउटकम ऐसे हैं जिनका सम करने पे 3 आ रहा है। तो देखो, ये 1 1 वाला है, आप इसको ऐड करोगे तो ये तो 1 और 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये वाला एक हो सकता है 1 2 और एक ये वाला सकता है 2 1। तो 2 ही लोग ऐसे, आप और किसी को ऐड करके 3 नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो हम क्या देंगे, 2 आउट ऑफ 36 लोग है जो कहीं ना कहीं जिनका सम 3 के बराबर आ रहा है, जिनके आउटकम का सम। ठीक है, सिमिलर वे में आप नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 12 बोलिए, 12 का मतलब क्या है? सम ऑफ आउटकम आपका 12 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही केस बनता है, ये 6 और 6 वाला, तो यानी कि 1 आउट ऑफ 36 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन इंप्लीमेंट हो पा रही है। ठीक है, तो जस्ट ये कंडीशन है और कुछ नहीं। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलो, सारी चीज़ों को लिखते चलो, देखते चलो, आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है मुझे पता है, स्टार्टिंग में एकदम से ऐसे नहीं होगा कि आपने वीडियो देखा आपको सब कुछ समझ आ गया, बट आप वीडियो को आराम से पूरा देखो। देन अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, एंड स्टिल भी अगर तब भी आपका डाउट नहीं जा रहा तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इवन मेरे साथ साथ आपके जो कम्युनिटी के बाकी बच्चे हैं वो भी आपका जवाब देंगे। ठीक है, तो जिसको भी पता हो कोई भी क्वेश्चन पूछो, जिसको भी जो भी डाउट है, एंड उसका जवाब बाकी लोग देंगे। ठीक है, तो इससे सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज, ये मैंने अभी आपको बताया, एक रियल वैल्यू फंक्शन जो कि सैंपल स्पेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। रेंज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। ठीक है, तो एक्स का मतलब एक्स के अंदर जो भी वैल्यू आ सकती है। फिर आगे क्वेश्चन में उन्होंने बोले, लेट अ रैंडम वेरिएबल वाई बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टॉसेस अंटिल फर्स्ट हेड कम ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, तो यहाँ पे वाई क्या है? वाई है नंबर ऑफ टॉसेस जो कि रिक्वायर्ड होंगे हेड लाने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट हेड, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, फॉर फर्स्ट हेड। ठीक है, चलो, तो आपको कितने बार टॉस करना पड़ेगा आपको पहले हेड के लिए? ठीक है, तो आप ऑप्शन से ही आप इसको एलिमिनेशन लगा सकते हो। देखो, यहाँ पे 0 0 है, 0 का मतलब आपने एक बार भी टॉस नहीं किया। क्या बिना टॉस करे आपका हेड आ सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे नेगलेक्ट हो गए, हो ही नहीं सकते। अब देखो, हो सकता है कि आपने पहली बार सिक्का उछाला हो, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में आपका हेड आ गया हो, पॉसिबिलिटी है तो 1 तो हो सकता है। हो सकता है आपने पहली बार उछाला तो टेल आया हो, सेकंड बार उछालने पे हेड आ गया हो, बिल्कुल हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है।
बट क्या सिर्फ यही दो ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे भी हो सकता है। देखो ये एक ये वाला केस भी तो बन सकता है ना, कि पहले 2 बार आपने करा, दोनों बार टेल आ गया, फिर ऐड आ गया हो, यानी कि 3 भी पॉसिबिलिटी है। देखो 1 2 तो हो ही सकता है, 3 भी हो सकता है। सेम वे में हम आगे बोल सकते हैं कि 3 बार हो सकता है टेल आया फिर ऐड आ सकता है, यानी कि 4 भी हो सकता है। ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जा सकता है, हो सकता है 99 बार टेल आया फिर ऐड आया हो, ठीक है। तो कोई इसकी लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारा सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई कभी भी ऐड आ सकता है, 100 बार टॉस करने के बाद आ सकता है, 1000 बार टॉस करने के बाद आ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि पहली बार में या दूसरी बार में आएगा, हो सकता है तीसरी बार में आए, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू कार्ड आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आपके पास यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, आपने उसमें से क्या करना है, 2 कार्ड को निकालना है, ठीक है। तो 2 कार्ड को आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमूव करना है, ठीक है। देख लेते हैं। ईच ऑफ द फेस कार्ड कैरीज 10 पॉइंट। अच्छा, जितने भी फेस कार्ड है यानी कि किंग, क्वीन एंड जैक, इनके 10 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। एंड अदर कार्ड्स कैरी द सेम पॉइंट एज देयर नंबर। और बाकी के जो कार्ड्स है वो अपने नंबर के हिसाब से पॉइंट्स कैरी करते हैं, यानी कि जो इक्का होगा वो 1 कैरी करता होगा, जो 5 होगा वो 5 पॉइंट कैरी करता होगा, जो 10 होगा वो 10 पॉइंट कैरी करता होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख दिया। ओके, लेट एक्स बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पॉइंट ऑफ विड्रॉन कार्ड, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। 2 कार्ड निकाले, दोनों के कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, ये उनके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। वोट वैल्यू डज एक्स टेक। तो एक्स के अंदर कितनी कितनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। आप एक बात बताओ, मान लो दोनों ही कार्ड्स पे सबसे मिनिमम वैल्यू यानी कि 1 और 1 आ गई, 1 मतलब इक्का आ गया, दोनों में मान लो एक इक्के आ गए, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो यानी कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होगी। 1 + 1 सब चाहिए ना, में तो मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट कर सकती है यहाँ पे वो 2 होगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही नरेट हो गई, क्योंकि इसमें तो 1 1 बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कि दोनों किंग आ जाए, दोनों क्वीन आ जाए, दोनों जैक आ जाए, या दोनों 10 10 आ जाए, या फिर इवन इनके भी खुद के पेयर बन सकते हैं, किंग और 10 हो गया। आप कोई सा भी ले लीजिए, देखो इनको सम करने में हमेशा 12 20 आएगा, ठीक है। 10 और 10 20, इसके लिए भी 10 और 10 20, सबके लिए 20 आएगा, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करी होगी वो होगी 20 ना कि 10, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन आप ऐसे भी देख सकते थे कि मान लो एक में 5 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, ठीक है। 2 कार्ड निकाले ना, एक 5 वाला कार्ड हो गया, एक 6 वाला कार्ड हो गया, तो इससे तो 11 हो गए। एंड यहाँ तक तो लिमिट ही 10 तक दी हुई है, तो ये भी आंसर डायरेक्ट वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सबसे एक्यूरेट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी आउटकम विल रिजल्ट इन x = 19। यानी कि आपको यहाँ पे जो सम आना चाहिए दोनों कार्ड्स का वो 19 के इक्वल आना चाहिए। पेयर बना लेते हैं, देखो 19 कब आता है, तो 19 आ सकता है जब हम 4 टाइप के, आपको पता है किंग होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उन 52 कार्ड्स में 13 13 13 13 ऐसे 4 प्लेयर होते हैं, ठीक है। 4 सेट होते हैं, ठीक है। डायमंड का हो गया, हार्ट का हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्लब का होता है, और आपका लास्ट कौन सा होता है, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया, एंड चौथा वाला स्पेड होता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं एंड 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके पास किंग होंगे, सेम वे में हम कह सकते हैं 4 टाइप के आपके पास क्वीन भी होगी, सेम टाइम में आपके पास 4 टाइप के जैक भी होंगे, एंड 4 टाइप के आपके पास 10 भी होंगे, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो हम यहाँ पे चारों टाइप के 9 को इन सबके साथ पेयर कर सकते हैं ना। देखो 10 और 9 19 बनाता है, ठीक है। तो सबके साथ 19 लाने का एक यही तरीका है, ठीक है। तो देखो सबके साथ अगर आप 999 ले लो, तो सबके लिए वैल्यू जो होगी पॉइंट्स की वो 19 आएगी, सही कहा। देखो के और 9 का मतलब हो गया, के कैरी करता है 10 पॉइंट को और 9 कैरी करता है 9 पॉइंट को, तो 10 + 9 19। ऐसे ही चारों सेट के लिए 19 हो गया। सिमिलर वे में हम कह सकते हैं क्वीन के लिए भी 10 होता है, 10 और 9 19, जैक के लिए भी 10 और 9 19, और 10 के लिए तो 10 होता ही है, 10 और 9 19। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितने टोटल कार्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो 4 4 4 4, यानी कि आपके 16 कार्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 16 कार्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब आपको इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनका आपस में भी परमोटेशन बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कि ये वाला जो क्वीन है वो इस वाले के साथ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपकी कार्ड आएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड आएंगे, आपको उससे टोटल सेट से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है 4 टाइप के सेट होते हैं, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। मान लो अगर आपसे यहाँ पे कहता है कि भाई हमको ऐसे दो, जो एक्स है वो 2 आना चाहिए, तब आप इस केस में क्या करते हैं, आप 1 1 लेते, ठीक है। दोनों एक एक के लेने पड़ते हैं आपको, राइट। अब आपको पता है कि 4 टाइप के एक के होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 4 टाइप के एक के ले लेते,
राइट। तो इसके हिसाब से आपका 2 पॉसिबल है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 टाइप के, आप 4 के बाद आपको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 को। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 सेट होते हैं हमारे ओवरऑल कार्ड्स में, तो 4 4 से 16 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको पहले जो भी दिया हो, जो भी कंडीशन दी हो, आप उसके हिसाब से सारे पॉसिबल पेयर लिखेंगे, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कोई सा भी केस दिया हो, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द टाइम इन आवर फ्रॉम नाउ अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन अकर इन अ सर्टेन सिटी, ठीक है। तो एक्स का मतलब है कि कितने घंटे बाद बारिश होगी, ठीक है, अगली बार बारिश होने से, अभी से अगली बार बारिश होने में कितना टाइम गैप है, उसको ही हमने एक्स का है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ आवर नीडेड बिफोर नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है, टू भी आता है। अब इतना इंग्लिश का ध्यान नहीं देना, बस हमको ही समझना है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर नीडेड बिफोर नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है, अगली बार बारिश होने से पहले कितना समय लगेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ये बताओ। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो मतलब आंसर ही बाहर है, रेंज से ही बाहर है, ठीक है। अब देखो 0 से 24, 0 आर का मतलब होता है कि अभी तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि अभी इस पर्टिकुलर सिटी में तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो जाए, तो 0 तो आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हो सकता है कि यहाँ पे आधे घंटे बाद बारिश हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, सही का। हो सकता है 1 घंटे बाद हो सकता है 1.5 घंटे बाद हो सकता है 2 घंटे बाद हो सकता है 1.25 घंटे बाद हो, ठीक है, सवा घंटे बाद हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा 0 से 24, यानी कि सिर्फ 24 घंटे बाद ही बारिश होगी। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि 25 घंटे बाद बारिश होए, कोई यहाँ पे लिमिट थोड़ी ना कि 24 घंटे बाद ही बारिश होनी ही है, 25 घंटे बाद हो सकती है, 27 घंटे बाद हो सकती है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के बाद भी बारिश हो सकती है। अब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 0 घंटे बाद भी तो बारिश हो सकती है ना, अभी रैंडमली तुरंत ही बारिश शुरू हो जाए, तो यहाँ पे तो 0 कहीं पे भी इंक्लूड ही नहीं है, तो ये तो 1 से स्टार्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। हो सकता है अभी बारिश हो जाए, हो सकता है 100 साल बाद बारिश हो सकता है 200 साल बाद बारिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होगी। आपने सीटी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखो समझो, आपका ऑटोमेटिकली दिमाग खुद को मॉडिफाई कर लेगा कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से सोच पाओ, ठीक। इवन अगर आपने मेरी वीक 1 से लेके वीक 8 तक समरी देखी है तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ गई होगी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को देखता हूँ, कैसे अंडरलाइन करता हूँ, कैसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है गिवन होती है उनको लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सेट करना पड़ेगा, और ये सेट कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। ये सेट कैसे होगा, बार बार वीडियोस को देख के, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना के। तो आपको कुछ सारी चीजें अच्छे से करनी है। मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है एंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके डेटा साइंस में कोई भी कोर्स हो आपको लिख के करना है, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 3 सिक्कों को यहाँ पे लगातार उछाला गया, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, आपको ये नहीं पता होगा तो चलो मैं आपको पूरा प्रॉपरली बता देता हूँ, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देते हैं। देख, अगर आपके पास एक सिक्का हो, आपको एक ही सिक्के को ऊपर उछालना हो, तो इसके जो आउटकम पॉसिबल होते हैं वो होते हैं या तो हेड या तो टेल, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिक्के हो तो आपके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, राइट। वही 3 कॉइन को, 3 सिक्कों को अगर आपको लगातार उछालना हो, तब देखो ये जो 2 वाले थे ना, आप इसको ही कॉपी करोगे, ठीक है, 2 बार वो भी, ठीक है। तो 2 बार यही सेम चीज को लिख दिया करो, देन एक बार सबके साथ एच एच लगा दिया करो, और एक बार सबके साथ टेल टेल लगा दिया करो। टोटल 8 आउटकम है जो पॉसिबल है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड माइनस टेल, ठीक है, फ्रॉम द टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। अच्छा 3 कॉइन को टॉस करने का कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो आपको हर केस के लिए बता देना है कि कितना आ रहा है, हेड माइनस टेल कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम इसको सेपरेट लिख देते हैं, ठीक है, हर केस के लिए लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 हेड है और एक भी टेल नहीं है, यानी कि 3 माइनस 0 3 हो गया। यहाँ पे 2 टेल है, 1 हेड है, ठीक है। तो आपको तो हेड माइनस टेल करना है, तो 1 माइनस 2 करोगे तो ये आपका -1 आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको हेड माइनस टेल है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 हेड है, 1 टेल है, तो 2 माइनस 1 ये 1 आएगा। यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड है, 1 टेल है, तो 2 माइनस 1 ये भी बनाएगा, जिसके लिए भी निकाल लो आप।
ठीक है, दो ऐड है एक टेल है, तो 2 - 1 ये भी 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों टेल है, तो देखो 0 - 3 होगा, यानी कि -3 आ जाएगा, राइट। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे दो टेल है एक हेड है। ठीक है, तो देखो दो टेल एक हेड का मतलब 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, राइट। अब यहाँ पे लास्ट वाले देखते हैं, तो लास्ट वाले में यहाँ पे दो टेल है एक हेड है। ठीक है, तो अगेन ये वाला सेम केस रिपीट हो रहा है, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। कितने टाइप के आंसर आप चाहिए? 3 आया है, -1 आया है, ठीक है, 1 आया है और -3 आया, आपके यही 4 टाइप के। ठीक है, आपको सारे नहीं लिखने हैं, आपको पता है कि सेट के अंदर कभी भी हम लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर कभी भी हम लिखते हैं, तो एक चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करते, आपको बस ये देखना कितने अलग अलग टाइप के आंसर आए हैं। तो 3 -1 1 और -3, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम आर डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, इसको भी लिखते चलते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास 52 कार्ड थे। अभी ध्यान से देखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है ना, आते हैं। ठीक है, 52 कार्ड आपके पास है, आपको उसमें से दो कार्ड को निकालना है। ठीक है, दो कार्ड को विड्रॉ करना है। ठीक है, दो कार्ड को निकालना है, वन आफ्टर अदर विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो, रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज एक्स। क्या है यहाँ पे? एक्स के लिए तीन अलग अलग केस कहे गए हैं और हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वाला केस एक्टिवेट करा गया है। तो 1 वाला मतलब आप इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे, सिर्फ 1 वाले को देखोगे। एक्स आपको क्या है? इफ एग्जैक्टली 1 कार्ड इज फेस। ओके, इफ एग्जैक्टली 1 कार्ड फेस होना चाहिए, एक्जैक्टली 1 कार्ड मस्ट फेस कार्ड। ठीक है, एक कार्ड तो यहाँ पे फेस कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, दो कार्ड आपको निकालने। आपको पता है कि 52 टोटल कार्ड होते हैं एंड आपको पता है कि जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, और आपको पता है कि चारों सेट में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 3 × 4 12 कार्ड होंगे ऐसे टोटल। ठीक है, देखो किंग, क्वीन, जैक स्पेड का, किंग, क्वीन, जैक डायमंड का, किंग, क्वीन, जैक क्लब का और किंग, क्वीन, जैक हार्ट का। ठीक है, तो चारों टाइप के हो गए। ठीक है, तो 12 कार्ड ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, आप देखो आपको जो दो कार्ड निकालने हैं उसमें से दो कार्ड निकालने हैं, तो देखो दो में से एक कार्ड तो एग्जैक्टली फेस कार्ड होना चाहिए, यानी कि ये जो 12 कार्ड है इसमें से आपको एक कार्ड तो फिल करना ही पड़ेगा, 12 में से एक कार्ड लेना ही है, 12C1। ठीक है, 12 में से एक कार्ड लेना है एंड अब देखो 12 में से एक कार्ड आप यहाँ ले लोगे, बाकी जो रिमेनिंग कार्ड होंगे वो होंगे 40 कार्ड बचे होंगे। ठीक है, 52 में से 12 अगर हटा दोगे 40 बचेंगे, बाकी 40 में से आपको बाकी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो 12 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है एंड 40 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। अपॉन में आपको पता है, देखो ये फेवरेबल इवेंट हो गया, अपॉन में टोटल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल इवेंट क्या था? आपको टोटल 52 में से दो कार्ड निकालने थे। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, आराम से धीरे धीरे देखते चलो, करते चलो। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार लिख लो, आप एक बार खुद से भी ट्राई करो, एक बार लिख लो एंड आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि अरे मेरे को ये क्वेश्चन आ ही रहा, मैं यहीं पे रुका रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियस वीक की समरी देखी होगी, तो आपको ये सॉल्व करना तो आता ही होगा। ठीक है, बाकी स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो कभी भी आपका ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आपको याद होगा कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल, राइट। ऐसे करते थे, बट यहाँ पे एक ट्रिक भी है। देखो अगर यहाँ पे 1 लिखा रहता है ना, अगर आपका यहाँ पे नीचे सी के नीचे 1 लिखा होगा तो आपका जो ऊपर लिखा होगा वही एज इट इज आएगा। 12 यहाँ पे भी 1 है तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा। 12 × 40 अपॉन में 52C2। इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन में अपर माइनस लोअर, 50 में से 2 गए 50 फैक्टोरियल और नीचे वाला फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 52 × 51 × 50 फैक्टोरियल इसको बोल सकते हैं, ये वाला 50 फैक्टोरियल, 50 से 50 कट डाउन हुआ, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, तो 2 से इसको कट करके तो ये 26 आएगा। 26 को आप जब कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई करोगे 51 से, तो ये आपके पास निकल के आएगा 1326। ठीक है, तो ये आ गया 1326। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करोगे कैलकुलेट, तो ये आएगा 0.36, यानी कि आपका आंसर है बी। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, आप देख लेना, लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन थोड़ा भी आपको लगा कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट है कि मुझे समझ आया, एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। A small village has 120 फीमेल वोटर एंड 90 मेल वोटर। ठीक है, वो तो देखो 120 जो है वो फीमेल है, 90 जो है वो मेल है, यानी कि जो टोटल हो गए वो आपके 210 हो गए। ठीक है, ये मैं टोटल भी लिख दिया। अ सैंपल ऑफ 10 वोटर इज चूजन, तो 10 लोगों को आपको यहाँ पे चूज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेल वोटर इन अ चूजन सैंपल। एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मेल वोटर। ठीक है, नंबर ऑफ मेल वोटर्स।
ओके, और एक्स यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 5 होने चाहिए, यानी कि आपको 10 में से 5 तो मेल सिलेक्ट करने ही है। ठीक है, तो देखो अब देखो इसको कैसे करेंगे। मेल आपके पास टोटल कितना ऑप्शन है मेल के लिए? 90 में से आपको 5 मेल तो सिलेक्ट करने ही है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बाकी के जो देखो 10 सिलेक्ट करने, 5 यहाँ सिलेक्ट हो गए, बाकी के जो 5 होंगे वो फीमेल में से सिलेक्ट होंगे। तो 120 फीमेल में से आपको रिमेनिंग 5 सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, आपको वन में टोटल आपको 210 में से 10 लोग चाहिए थे, तो 210 तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यही चीजें लिखी हुई है। ओके, तो जस्ट आपको ऐसे सिलेक्शन करना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे सर्च को लिखते हुए चलो, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। ठीक है, पहली बार भी समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो रहे हो, लाजमी है, बहुत लोग होते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार जस्ट पहले पूरा देखो वीडियो। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट होती जाएंगी। चलो अगला देखते हैं। एन इंश्योरेंस सेल्समैन विजिट्स 3 क्लाइंट्स। ओके, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो तो एक इंश्योरेंस सेल्समैन है। ठीक है, वो लगभग 3 जगह पे जाता है डेली, 3 क्लाइंट के पास जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो एक यहाँ पे सेल्समैन है, ये 3 लोगों के पास जा रहा है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3। ठीक है, अच्छी बात है। होपिंग टू सेल अ न्यू पॉलिसी, इसको अपनी पॉलिसी सेल करनी है। ही स्टॉप्स फॉर द डे वंस ही मेक द सेल, और वो तुरंत ही जैसे एक सेल हो जाती है वो रुक जाता था। ठीक है, ईच क्लाइंट इंडिपेंडेंटली डिसाइड वेदर टू बाय अ पॉलिसी। ठीक है, हर क्लाइंट अपना इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा कि भाई उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। ठीक है, या जो पॉलिसी वो खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। ओके, 10% ऑफ क्लाइंट परचेज द पॉलिसी। ठीक है, तो 10% की चांस है कि कोई क्लाइंट खरीदेगा। ठीक है, तो देखो C1 खरीदेगा। ठीक है, परचेज से ऐसे बोल देता हूँ, परचेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 10% है। 10% मतलब 100 में से 10 लोग सिलेक्ट करेंगे, और नहीं परचेज करेगा, नॉट परचेज के लिए यहाँ पे 90 ऑप्शन हो गए। ठीक है, देखो 10 लोग अगर खरीदेंगे तो बाकी के रिमेनिंग 90 नहीं खरीदेंगे। सेम आप इन लोगों के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि तीनों के लिए इंडिपेंडेंट है। देखो 10 लोग खरीदेंगे, ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए भी, और 90 लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जस्ट ये मैंने इसे लिख दिया। लेट एक्स बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सेल्स ही मेड इन अ डे। तो एक्स का मतलब है कि कितनी सेल्स वो करता है एक दिन में। चलो लिख देते हैं, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कितनी सेल्स होती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0। अब पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी में बता रही कि कोई भी सेल ना हो। कोई भी सेल ना हो मतलब C1 भी ना खरीदे, C2 भी ना खरीदे, और C3 भी ना खरीदे। ठीक है, तो देखो C1 नहीं खरीदेगा, इसके चांस है 90/100, एंड C2 नहीं खरीदेगा, इसके चांस है 90/100, एंड C3 नहीं खरीदेगा, इसके चांस है 90/100। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑब्वियस आंसर आ गया 90/100 का होल क्यूब। राइट, आप इसको 0.9 का होल क्यूब भी कह सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.729। ठीक है, चलो 729 ये आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आराम से हमने देखो ये एंड इसलिए क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट केसेस है, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जहाँ पे हम एंड वर्ड का यूज करते हैं वहां पे उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो चुका है, इसका आंसर है 0.9 और सॉरी 729। हाँ जी, चलो अगला देखते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले वीक में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है। A postman has 3 posts to deliver in 3 adjacent houses in his area। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार पोस्टमैन बोला गया है। पोस्टमैन है वो 3 अलग अलग घरों पे जाता है, H1 H2 एंड H3। ठीक है, 3 अलग अलग हाउसेस में जाता है, बट ही इज नॉट श्योर वेदर वेदर विच पोस्ट बिलोंग टू विच हाउस। तो मतलब इसको नहीं पता कि किस घर पे कौन सा पोस्ट देना है। ठीक है, ही डिलीवर द पोस्ट रैंडमली, उसने रैंडमली किसी को भी कोई सा भी पोस्ट दे दिया, और एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हाउसेस ही डिलीवर द राइट पोस्ट। ओके, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेस जो इसने राइट हाउस को दिए होंगे, मतलब सही जगह पे सही पोस्ट इसने करा हुआ है। ठीक है, राइट वो ओके, नंबर ऑफ हाउसेस ऑफ राइट पोस्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेलेवेंट आउटकम फॉर एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 ही जगह पे इसको सही मतलब सही पोस्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 पे सही करनी है और 1 पे गलत करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू समथिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 घर पे इसको राइट, यानी कि 2 सही घर पे इसको पोस्ट करनी है और 1 गलत घर पे पोस्ट करनी है। ठीक है, रॉन्ग। बट आप एक खुद दिमाग लगाओ, अगर इसने 2 जगह पे सही पोस्ट कर दिया, इसके पास पोस्ट ही 3 थे, मान लो इसके पास A B C 3 पोस्ट थे। ठीक है,
पहले वाले को इसने ए दे दिया जो कि सही था, दूसरे वाले को इसने बी दे दिया जो कि सही था, तो ऑटोमेटिकली इसके बाद एक ही ऑप्शन बचा ना, सी ही इसको देगा एंड सी भी करेक्ट होगा। तो ये यानी कि यहाँ पे तो तीनों के तीनों केस ट्रू होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो सही हो जाए एक गलत हो जाए। तो यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ये जीरो है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये। कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आप जंप करके आए हो, प्रीवियस वीक की समरीज को छोड़ के आए हो, तब तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस वीक्स के कंसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, आपको सारी चीज़ें एक फ्लो में करनी होगी, लगातार करनी होगी। ठीक है, सीक्वेंस में। 4 स्टूडेंट आर चूजन। ठीक है, तो 4 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। चलो पता चल गया। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 10 बॉयज 10 गर्ल्स। ठीक है, तो 10 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, आपको 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गर्ल इन चूजर। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी लड़कियों को सिलेक्ट करा गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 दिया गया, मतलब जो 2 लड़कियों आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल जो होगी वो 2 होगी। ठीक है, अब देखो 10 में से आपको 2 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, राइट। ओके, चलो बढ़िया, 10 में से आपको 2 लड़कियों को सिलेक्ट करना है एंड बाकी के जो होंगे, ठीक है, बाकी के जो 10 लड़के हैं उसमें से बाकी के 2 सिलेक्ट करोगे आप। ठीक है, तो 10 लड़कियों में से 2 लड़कियां सिलेक्ट करनी ही है, और बाकी के देखो 2 सिलेक्ट करें तो 2 ही ऑप्शन बचे, बाकी के 10 लड़कों में से 2 लड़के सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो 10c2 इंटू 10c2 ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अपॉन में अपर माइनस लोअर यानी कि 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में यही सेम चीज यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, आप चाहो तो एक की वैल्यू निकाल के उसको डबल कर सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट डाउन होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो ये तो 2 ही हो गया, 2 से इसको कट किया तो 5 आ गया। ठीक है, तो देखो 9 5 जब 45, ये 45 है तो डेफिनेटली ये वाला भी 45 होगा, 45 इंटू 45। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे यही सेम चीज लिख दिया, 45 का स्क्वायर हमारा होता है 2025, तो 2025 आंसर है। ठीक है, चलो 2025 आंसर होगा, ने मार्क कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो वीक 2 की समरी में या वीक 3 की समरी में मैंने आपको 2 टर्म बताए थे, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। तो जस्ट ये वही चीज़ है, कुछ भी अलग नया नहीं है। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो अलग अलग होती है, सेपरेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके नेचुरल नंबर आपके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो आप 4 5 6, ओके। वही कॉन्टिन्यूस वैल्यू जो होती है वो लगातार होती है, वो इंटरवल में लाई करती है। ठीक है, लाइक 0 से 10। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई 1.5, ठीक है, तो आपका जो 1.5 वो ठीक है, सॉरी नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, बट आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है इसमें लाई कर। ठीक है, ओके, लगता है ये राइटिंग, चलो देखते हैं। ओके, तो कॉन्टिन्यूस में आपके पास यहाँ पे सारे रियल नंबर आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शनल नंबर भी, सब कुछ। ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तब तो डेफिनेटली आपको आराम से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि जिस भी क्वांटिटी के पास यूनिट होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूस कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, अगर मैं कह दूं कि 10 मीटर का कपड़ा है तो आप इसको कहोगे कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मैं कह दूं कि 10 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये डिस्क्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 यूनिट तो है नहीं पैसेंजर्स की। ठीक है, तो जिसके पास यूनिट होगी वो आपका कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, जिसके पास यूनिट नहीं होगी वो आपका डिस्क्रीट कहलाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल होते हैं जो मतलब जिनकी फाइनाइट वैल्यू होती है, लिमिटेड वैल्यू होती है, वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, तो ये तो जस्ट आपका टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशन है, आप इसको एक बार देख सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी लिमिटेड होता है वो डिस्क्रीट होता है, जो भी अनलिमिटेड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, और मैंने आगे बताया भी आपको कि कॉन्टिन्यूस वालों के पास यूनिट होती है। ठीक है, और ये हमेशा इंटरवल के फॉर्म में लाई करते हैं 1 से 4। वही डिस्क्रीट वाले सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती है इनकी।
और इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब मशीन मेजर्स लेंथ ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड एसोसिएटेड इम्परफेक्शन इन द फैब्रिक। ठीक है, तो एक मशीन ली गई, उसकी लेंथ को मेजर करा गया और उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शन देखे गए। ठीक है, लेट एक्स बी द एरर इन द मेजरमेंट एंड वाई बी द नंबर ऑफ इम्परफेक्शन पर 10 मीटर लेंथ। ठीक है, तो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ एरर। ठीक है, कितना एरर आया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कितना एरर आया है, इसका आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा, आपको ये बताना है कितने एरर आए होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, मेजरमेंट में कितना एरर आया ना, तो देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ में कितना एरर आया, देखो लेंथ होती है मीटर वगैरह में आती है, यूनिट होती है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, तो आपका जो एक्स होगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वाई बी द नंबर ऑफ इम्परफेक्शन पर 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर के अंदर कितनी इम्परफेक्शन है, कितनी गलती है, एक गलती है, दो गलती है, तीन गलती है, तो यहाँ पे कोई इसकी यूनिट नहीं है। ठीक है, पर 10 मीटर देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसकी यूनिट नहीं है, ये बोला गया है कि 10 मीटर के विद इन कितनी गलतियां होंगी है। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि वाई जो होगा, जो कि आपको कहा गया नंबर ऑफ एरर इम्परफेक्शन, आप सॉरी एरर भी नहीं, इम्परफेक्शन कितना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एरर इन लेंथ। ओके, लेंथ क्योंकि इसके पास यूनिट है तो वो कॉन्टिन्यूस है, इसके पास यूनिट नहीं है तो ये डिस्क्रीट होगा, तो ए और डी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ कस्टमर एंट्री इन द शॉप एवरी 4 आवर इन अ डे। तो हर 4 घंटे में कितने लोग आ रहे हैं, शॉपकीपर को इसका पता करना है। ठीक है, एंड टोटल सेल ऑफ एवरी आवर ऑफ द डे, और हर घंटे कितनी मतलब सेल हो रही है। ठीक है, ओके, तो मैं सॉरी हर 4 घंटे नहीं, मतलब हर घंटे कितने लोग आ रहे हैं उसको ये चेक करना है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कस्टमर एंटरिंग इन द शॉप एवरी आवर इन अ डे। अब आप एक बताओ कितने लोग आ रहे हैं, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो आपका जो एक्स होगा वो डेफिनेटली डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो इतना तो हमको पता चल गया है। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट होगा मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, कोई लोग ना आए, 1 हो सकता है आए, 2 लोग आ सकता है, 3 लोग हो सकता है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी लोग आ सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से आपको दिख रहा है ये होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है ना, 0 से इन्फिनिटी, आपको पता होगा कि होल नंबर को कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी नहीं, देखो सही है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हो गया आपके पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं नेचुरल नंबर यूनियन 0। ठीक है, अब देखो आपका ये ऊपर वाला गलत क्यों है, ये 0 से इन्फिनिटी ये वाला ऑप्शन गलत क्यों, क्योंकि इसमें ये इंटरवल में है, इंटरवल में आपके पास डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ये सब भी आउट हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, कभी आपने ऐसे बोला है कि 1.5 लोग आए थे शॉप में, आधे लोग आए थे शॉप में, 1.5 लोग आए थे शॉप में, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये वही चीज तो लिखी हुई है, देखो एन यूनियन 0 का मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो 0 और बाकी सारे नेचुरल नंबर, तो एक तरह से ये होल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब वाई वाले को देखते हैं, वाई क्या बोल रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कस्टमर। तो टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, अगर यूनिट है तो डेफिनेटली ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो बी एंड डी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देर आर 10 ब्लू एंड 5 रेड बॉल। ओके, चलो देखते हैं। तो मान लो आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, एक बैग है, इस बैग के अंदर 10 ब्लू बॉल्स है, 5 रेड बॉल है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बॉल इज रैंडमली ड्रॉन एंड कलर इज नोटेड एंड पुट बैक इन द बैग, दोबारा से रख दिया, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, अगेन सेकंड बॉल इज ड्रॉन, अच्छा तो मतलब 2 बॉल सिलेक्ट करी गई। ठीक है, 2 सिलेक्ट करी गई एंड इट्स कलर इज नोटेड। ठीक है, और हमसे यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है एक्स इक्वल टू 1, अगर हम सारे दोनों का कलर सेम होगा, एक्स इक्वल टू 0 अगर दोनों का कलर अलग होगा। हमसे कहा जा रहा है एक्स इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करो, यानी कि कंडीशन ऊपर वाली खोल दिया, नीचे वाली कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ऊपर वाला हमको जवाब देना है। इफ बोथ बॉल आर ऑफ सेम कलर, दोनों बॉल का सेम कलर होना चाहिए, तो केस बना लेंगे, या तो दोनों बॉल ब्लू होंगी या फिर दोनों बॉल रेड होंगी। राइट, हो गया, बन गई केस। देखो अगर दोनों बॉल आपकी ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू आपके पास 10 ऑप्शन है, तो हो सकता है कि आपने 10 ऑप्शन पहले वाले बॉक्स को फिर फिल कर नहीं लिया। देखो एक तरह से डब्बा समझ, जैसे ये 2 बॉल्स के लिए। ठीक है, पहली बॉल रेड ब्लू होगी, इसके लिए अपने 10 चांस है, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो और का मतलब होता है एडिशन, और यहाँ पे रेड के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए दूसरे वाले के लिए भी 5 ऑप्शन है। तो 10 इंटू 10, 5 इंटू 5, 10 10 जा 100 प्लस 5 5 जा 25,
ओवरऑल आंसर आ गया 125। ठीक है, ये बॉक्स मेथड है जो कि हमने कहीं ना कहीं परमुटेशन वगैरह में सीखा हुआ था वीक 5, 6 एंड 7 की समरी में। ठीक है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा हो। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट ही बॉक्स मेथड है कि पहले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है, अब दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट केस मेकिंग करी है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इन्फॉर्मेटिव सोर्स जनरेटर सिंबल फ्रॉम अ रैंडम 4 अल्फाबेट। ठीक है, तो इन 4 अल्फाबेट की हेल्प से कुछ हमें यहाँ पे कोड वगैरह बना रहे हैं। चारों के लिए हमारे को प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। पी आपका हाफ है, जो पी बी है वो आपका 1/4 है, पी सी 1/8 है एंड पी डी भी 1/8 है। ओके, चलो बहुत अच्छा हमने लिख लिया। अब अ कोडिंग स्कीम एनकोड दिस सिंबल थ्रू द बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड में हमने इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द कोड। अच्छा, एक्स यहाँ पर डिनोट क्या कर रहा है? लेंथ ऑफ कोड। इस कोड की लेंथ कितनी है? लेंथ मतलब कितने, इसके पास कितने एलिमेंट है? देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसकी लेंथ कितनी है? 1। यहाँ पे 2 लोग हैं 1 और 0, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2। यहाँ पे 3 लोग हैं 1 1 0, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 3। ऐसे ही इसमें भी 1 1 1, तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो 3 लेंथ होगी। ठीक है, हमने सबकी लेंथ लिख दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 3? एक्स यहाँ पे लेंथ डिनोट कर रहा है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब जो आपकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पे 3 वाले केसेस कौन लेने, यानी कि सी और डी। ठीक है, पी सी और पी डी। सही कहा, देखो इसमें ही 3 है और इसमें ही 3 है, इन दोनों में तो है नहीं, तो हटा दो इनको। राइट, पी सी एंड पी डी। अब देखो पी सी और पी डी दोनों की वैल्यू 1/8 गिवन है। 1/8 प्लस 1/8, आप इनको ऐड करोगे तो 2/8 आएगा, आप कट ऑफ करोगे तो 1/4 आएगा, जो कि हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4। ठीक है, आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा फास्ट हो गया है तो स्लो डाउन करके देख लो। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। एंड कहीं ना कहीं आपको ये स्पीड मेंटेन भी रखनी होगी अगर आपको आपके क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म करना है तो। ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे आपका चाहे क्वालिफायर हो, आपका चाहे क्विज हो, चाहे आपका कोई भी एक्शनल एग्जाम हो, अगर आपकी स्पीड मेंटेन है तो आप हर चीज़ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास टाइम की कोई कमी होती नहीं है वैसे तो एग्जाम में, बट स्टिल जितना आप एक्यूरेटली, जितना ज़्यादा आप स्पीड से कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका जो दिमाग हो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के, तो आप देख लो। तो आपके कितने नंबर ऑफ बेडरूम हो सकते हैं आपके घर पे? ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। तो या तो 1 बेडरूम हो गए, तो 2 बेडरूम हो गए, तो 3 बेडरूम हो गए। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 1.5 बेडरूम है, 1/4 बेडरूम है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यू के एग्जाम्पल हो गए। कितने नंबर ऑफ फ्लोर है? 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 1.5 फ्लोर है, 2.5 फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट के एग्जाम्पल हो गए। ओके, ऐसे ही यहाँ पे साइज ऑफ अपार्टमेंट कितना है, तो यहाँ पे आप एक रेंज में बता दो कि भाई मेरे को घर दिखाओ 900 से मतलब 25 से लेके 50 गज के बीच में। ठीक है, बोलते हैं ना फिर अगर आप दिल्ली के हो या फिर दिल्ली साइड के तो आपको पता होगा गज वाला हिसाब, नहीं तो अपना बीघा, बिस्सा, आप जिसको भी, जो भी आप स्क्वायर फीट वगैरह जिसमें भी आपको पता हो। ठीक है, जो भी अपार्टमेंट का साइज होता है या जमीन का साइज होता है। ठीक है, तो उसमें हमेशा हम ऐसे रेंज में बताते हैं। तो देखो इंटरवल में है ना, यहाँ पे इंटरवल में आंसर आ रहा है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके यहाँ पे कौन से मतलब यूनिट में यहाँ पे जमीन वगैरह को मेजर करा जाता है। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बट काम की चीज़ ये है। ठीक है, ये वाली बात कोई बताते नहीं, मैंने बताई आपको कि जो कॉन्टिन्यूस होंगे उनके पास यूनिट होती है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, हाइट की यूनिट मीटर, किलोमीटर, मतलब हाइट की यूनिट किलोमीटर मीटर नहीं होगी, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, इंच हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। स्पीड ऑफ व्हीकल मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट को इतना तो पता नहीं चाहिए मीटर पर सेकेंड, या नहीं हो बट डेटा साइंस करो तो भी आपको पता तो होगा इस स्पीड की क्या यूनिट होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप इन सबको चेकआउट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फेलियर रेट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच एन इंजीनियर्ड सिस्टम और कॉम्पोनेंट फेल। ठीक, तो फेलियर रेट एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन फेलियर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कितने फेलियर पर यूनिट टाइम है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है एक तरह से, मतलब फेलियर पर यूनिट कितनी फेलियर हो रही है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो टाइम सेकंड यूनिट होती है, तो आपको यहाँ पे सीधे यूनिट दिखे तो कॉन्टिन्यूस आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट जहाँ यूनिट दिखे कॉन्टिन्यूस मार्क कर दो। ठीक है, लेट अ रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। तो आपके पास एक 10 सेंटीमीटर की लेंथ, मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ की एक रोड है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है जो स्मॉलर पोर्शन है, राइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो देखो एक्स आपका क्या होगा? ठीक है, एक्स क्या है? लेंथ है स्मॉलर पार्ट की। लेंथ मतलब यूनिट होगी मीटर में,
राइट, मीटर में, सेंटीमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर में होगी। यूनिट है तो बताइए कॉन्टिन्यूस होगी, तो डिस्क्रीट तो नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एक बात यहाँ पे साफ पता चलेगी, ये कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। देखो एक्स होता है स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। अब देखो स्मॉलर वैल्यू का मतलब मान लो आप, अगर आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो कि एक इस टू 9 के रेशियो में तोड़ सकते हो, मतलब 1 सेंटीमीटर को तोड़ दिया आपने, अलग कर दिया, और 9 सेंटीमीटर को अलग कर दिया। 2 8 में तोड़ सकते हो, 3 7 में तोड़ सकते हो, 4 6 में तोड़ सकते हो, 5 5 में तोड़ सकते हो। 5 5 मतलब दोनों को आधा आधा हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। ये मैं जो लिख रहा हूँ लेंथ लिख रहा हूँ, कि हो सकता है कि आपने 1 मीटर को ऐसे तोड़ दिया और बाकी का 9 मीटर अलग हो, या फिर आपने 2 मीटर को तोड़ दिया और बाकी का 8 अलग हो, ठीक है। या फिर आपने 3 को तोड़ दिया 7 अलग हो, या फिर आपने 4 को तोड़ दिया और 6 अलग हो, या फिर 5 5 को मतलब आधा हो गया, ठीक है। अब आप एक बताओ, अगर आप 6 और 4 में तोड़ोगे तो ये तो रिपीट हो गया, क्योंकि एक्स तो स्मॉलर वैल्यू तो डिनोट कर रहा है ना, तो स्मॉलर वैल्यू तो आपकी 4 हो जाएगी, तो 4 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यानी कि जो स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो कोई स्मॉलर और ये वाली लार्जर वैल्यू है, तो आपको दिख रहा है कि स्मॉलर वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5 तक ही जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 5 तक ही जा सकती है, तो ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो बी एंड डी इसके करेक्ट आंसर होंगे। मैं एक बार ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। फिर ग्रीन से जो करेंगे बी और डी, ये हमारे एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से समझ आया ना, कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बेझिझक बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब इनमें से कौन सा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मतलब किसके पास यूनिट नहीं है, ये लेंथ है, यूनिट होगी। नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग एवरी आवर इन द शॉप, कितने कस्टमर आ रहे हैं, तो ये तो डिस्क्रीट होगा कि एक इंसान आ सकता है, 2 इंसान आ सकता है, आधा इंसान थोड़ी ना आ सकता है, तो ये तो डिस्क्रीट होगा। अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस, तो अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस का मतलब हो गया भाई लीटर वगैरह में होगा, तो ये इससे भी यूनिट है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस एवरी आवर, ठीक है, हर घंटे कितने यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं NH10 में, तो हाँ ये हो सकता है कि 1 एक्सीडेंट हुआ, 2 एक्सीडेंट हुआ, 3 एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आधा एक्सीडेंट हुआ है, 1.5 एक्सीडेंट हुआ है, नहीं ना, ठीक है। चलो, ट्रैवल टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये नहीं होगा। टाइम इंटरवल, अगेन ये भी टाइम है, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये भी नहीं होगा। प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट, ठीक है, प्रपोर्शन, रेशियो, परसेंटेज, ये सब भी हमारा कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस में ही लाई करता है, तो आपका बी और डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। A random variable x is defined as the length of the hypotenuse of the right angle triangle whose other two sides are given by 6-sided dice, ठीक। तो एक डाइस को फेंक के आप कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, 2 डाइस है, ठीक है, तो यानी कि जो 36 ऑप्शन टोटल बन सकते हैं उनमें से आपको लेना है, ठीक है। 1 1 1 2 ऐसे करते करते जो अप टू 6 और 6 तक आते हैं ना, 36 ऑप्शन आपको उनमें से देखना है। आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, जिसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो आपको लिया जाएगा, ठीक है। देखो, हाइपोटेन्यूज तो आपकी डेफिनेटली कोई वैल्यू एक्स होगी, परपेंडिकुलर और जो बेस है, ठीक है, अगर थीटा इधर है, परपेंडिकुलर और बेस आपको इन वैल्यूज से उठाना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखो, ये वाला भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये खुद से करो, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप ये सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो जो भी सही आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है, सोल्यूशन लिखना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना कि ये और ये ऑप्शन सही होगा, ऐसे नहीं, सोल्यूशन लिखना, जिसका भी सही होगा मैं उसका पिन कर दूंगा आंसर, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो अगला टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इट इज नथिंग बट अ टेबल, ठीक है, जो भी हम कंडीशन बना रहे थे ये उसी का टेबल बना रहे हैं, एक तरह से टेबल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। पहली बात ये जो px1 px2 px3 जो अलग अलग कंडीशन लेते हैं हम, इनका सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा, और ये सारी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप इसके थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पहला वाला देखोगे तो आप देखो ये सारे पॉजिटिव है, तो हाँ पॉजिटिव वाला टेस्ट तो इसने पास कर लिया कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। 2 चीजें तो जैसे कहना है, जो सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए और सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव तो है, तो ये तो टेस्ट पास कर लिया, सम 1 के इक्वल आना चाहिए। आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 1.1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। अब नीचे वाला यहाँ पे ये नेगेटिव है, जैसे ही नेगेटिव दिखा तो ये नेगेटिव वाला टेस्ट ही फेल कर गया, तो यानी कि ये भी नो, ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। लास्ट वाला ये सारा पॉजिटिव है, और इन सबको ऐड करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। देखो 0.4, 0.2 ऐड करोगे तो 0.6 हो गया, 0.1 ऐड करोगे तो 0.7, 0.7 प्लस 0.3 0.10, या मतलब इसी को आप 1.0 कह सकते हैं ना, ठीक है, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। चलो 0.10 नहीं 1, ठीक है। चलो, तो यानी कि यस, इट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो,
अब देखो इसको बनाते कैसे, इसको लिखते कैसे, एक बार इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज डिफाइंड एज द सम ऑफ आउटकम। x यहाँ पे डिफाइन करे सम ऑफ आउटकम। अब आप एक बात बताओ, दो डाइस को फेंका गया, ठीक है, तो वही हमको जो दो डाइस को फेंकने में जो आउटकम आ सकते हैं वो सब लिखना है। अब सम ऑफ आउटकम हमें लिखना है। अब आप एक बताओ मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है दो डाइस को फेंकने पे, 1,1, यानी कि मिनिमम आपके पास 2 वैल्यू हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 6,6 हो सकती है, यानी कि 12, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ओके। अब आप ये मुझसे बोल सकते हैं कि भैया टेबल बनाना क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि अब हमसे जो क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करने हैं, उसमें टेबल तो काम नहीं आएगा, ठीक है ना, हमारे कोई टेबल चेक करेगा, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आता होगा तो डेफिनेटली आप आराम से सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। देखो आपको ऊपर लिखना होता है एक्स, जो कि आपकी कंडीशन है, और नीचे लिखना होता है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आई, यानी कि बेसिकली हम इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो या तो 2 आ सकती है। अब देखो आप ऐसे ही आगे बढ़ा लो, 3 भी हो सकती है, देखो 1 और 2 इसका सम 3 आता है। ऐसे ही आप देखोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक और बना लेते हैं यहाँ पे 12, 12 तक आ सकता है। अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बता सकते हो। देखो कितने लोग हैं जिनका सम 2 के इक्वल आ रहा है, तो देखो 1,1 है, इसका सम 2 के इक्वल आ रहा है, राइट, सही का है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही है, इसके अलावा और कोई भी पूरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करे जिसका सम 2 के बराबर आएगा। तो यानी कि 1 आउट ऑफ 46 लोग ऐसे हैं। सम ऑफ आउटकम 3 आना चाहिए। तो देखो 1,2 और 2,1, यही दो लोग ऐसे हैं जिनका सम यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखो 1+2 करेंगे तो 3 आएगा, 2+1 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो यानी कि ऐसे दो लोग एग्जिस्ट करें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/36। अब 4 आना चाहिए, सम कितने लोग ऐसे यहाँ पे 4 लाने के लिए, तो 1,3, ठीक है, 2,2, और क्या हो सकता है 3,1 हो सकता है, ठीक है, ये रहा। तो देखो 3 लोग ऐसे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही अब जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओगे, ठीक है। तो ये 3/36 आएगा, अब ये 4/36 आएगा, ये 5/36 आएगा, एंड ये 6/36 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप 8 वाला देखोगे तो ये कम होने लगेगा, ठीक है। आप ये निकाल सकते हो, तो ये 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, और ये 1/36। 12 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन होता है 6 और 6, तो ये 1/36। बस हमने ये लिख लिया, यही हमको बनाना आना चाहिए था, बस इजी था, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो अब आगे देखते हैं। टोटल हमारे पास ये 8 लोग गिवन है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे एक्स क्या कहा जा रहा है, एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच काउंट द नंबर ऑफ हेड, कितने यहाँ पे हेड आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले वाले केस में यहाँ पे 3 हेड है, इस वाले में 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 0 हेड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। ये आपकी हो गई एक्स की वैल्यू, और पी एक्स आई की वैल्यू देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो 0 कितने ऑप्शन ऐसे जिसमें 0 आ रहा है, एक यही है आउट ऑफ द 8। टोटल 8 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है, ये वाला, जिसके पास एक भी हेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेड वाले कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 लोग ऐसे हैं। 2 वाले यहाँ पे कितने हैं, कितने केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3, 3 लोग ऐसे हैं, ठीक है। देखो ये 1 2 3, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं 3 आउट ऑफ 8 लोग ऐसे हैं, ठीक है। और 3 वाले कितने हैं, तो 3 वाला तो एक ही है, ठीक है। तो ये 1/8, ठीक है, लो बन गया। हमें यही बनाना था, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो, और कुछ नहीं, बस कंडीशन देख के प्रोबेबिलिटी आपको एक बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है कि सारे पॉजिटिव होनी चाहिए, और खासकर ये वाला कि इन सबको ऐड करने पे बनाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल गिवन है, हमसे कहा जा रहा है पी एक्स इक्वल टू 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यानी कि हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस ये 3t/2 जो लिखा हुआ है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक आपको पता है कि इन सबको ऐड करने पे क्या आता है, 1 आना चाहिए, तो हम वही करेंगे। देखो 0 + t + t/2 + 4t² + 3t/2, ये आपका 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, चलो लेते हैं। तो देखो t + t/2 करोगे तो ये 3t/2 आ जाएगा, + 4t² + 3t/2 = 1, ठीक है। अब देखो 3t/2 + 3t/2 करोगे तो 60/2 आएगा ये। तो देखो आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं ये वाली इक्वेशन देखने को मिलेगी, 4t² + 3t - 1 = 0, ठीक है। माइनस को की तरफ भेज दिया,
तो ये आपको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 40² प्लस 3t को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस टी माइनस। आई होप आपको ये आता होगा। अगर आपको स्प्लिटिंग करने में भी कोई दिक्कत है, कोई एरर है, तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक एक शॉर्ट बना दूंगा, नहीं तो एक अलग से थोड़ा बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। कई कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, ऑल दो मैथ तो सबके पास ही होती है 8th 10th तक, तो मतलब डेफिनेटली ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, बट अगर स्टिल कोई अगर डाउट हो तो मतलब बता देना, ठीक है। चलो 40 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t+1, अब -1 को कॉमन लेंगे तो t+1, यहाँ पे भी अब देखो, अब हम यहाँ हमारे पास क्या है 4t+1 और t+1 इक्वल टू 0। टी से अब टी की वैल्यू आपके पास या तो 1/4 आएगी या तो नेगेटिव आएगी, -1। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसको हटा दो, ठीक है। इट कांट बी नेगेटिव, तो हमारे पास t इक्वल टू 1/4 हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, गलत। अब हमसे पूछा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पे t की वैल्यू रखनी होगी, 3t/2 लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो आपको t की वैल्यू रखनी होगी, t की जगह हमने 1/4 रख दिया और अपॉन/2 तो था ही, ठीक है। अब देखो 3/8 हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल सॉल्विंग और कुछ नहीं, 3/8 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो जल्दबाजी में बहुत बच्चे इसको 1/4 कर देंगे, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव है, ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है। आप अब बी वाले को इन सबको आप ऐड करके देखो, ठीक है। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1.01, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ये जो सी वाला ये तो सही है, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। आप करके देख भी सकते हो, तो ये तो करेक्ट है, ये सही है। और इस वाले में आप ऐड करोगे तो 2 आएगा, विच इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। हमको यहाँ पे कहा गया था ऐसे बताओ जो गलत हो, तो गलत वाले हमारे लिए सही आंसर है। तो ए सी एंड डी इज सॉरी ए सी एंड डी, ए बी एंड डी, ठीक है। ए बी एंड डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये गलत है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के रूप में यूज नहीं करे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, के की वैल्यू पूछ रहे, तो जैसे मैंने आपको बताया सबका सम इक्वल टू 1, ठीक है। के इक्वल टू 0.4 प्लस 2k प्लस 0 दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो के 2k जुड़ के हो गया 3k और 1 माइनस 0.4, ये 0.653 हो जाएगा के की वैल्यू। कट डाउन करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा 0.2, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब हमसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन नंबर ऑफ टेल इज मोर देन 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड वगैरह ये उसको बताया गया है, ठीक है। हमसे कहा गया है देखो नंबर ऑफ हेड का हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। ओके अच्छी बात है, नंबर ऑफ हेड का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। हमसे कहा जा रहा है एक से ज्यादा टेल कब आएगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है, 3 कॉइन को टॉस करा गया है, ठीक है। हेड के आने के चांसेस इतने हैं, टेल ये यहाँ पे जो 1 2 3 4 दिया गया ये हेड के लिए दिया गया है, ठीक है, कि कितने हेड आ रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टेल इज मोर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा हेड यहाँ पे टेल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हेड हमारा 2 से कम है तो ऑब्वियसली देखो 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगर हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा बार टेल आना चाहिए, ठीक है। तो या तो 2 बार टेल आए या तो 3 बार टेल आए, राइट, यही पॉसिबिलिटी है। अब 2 बार टेल कब आएगा, जब हेड 1 बार आएगा, राइट, सही का। और 3 बार टेल कब आएगा, जब हेड 0 बार आएगा, सही का। तो 0 और 1 बस ये वाले हमारे पर्टिकुलर केस लेने हैं, ठीक है। तो देखो लॉजिकल है, ठीक है, आराम से एक बार सुनो मेरी बात को, ठीक है। 3 कॉइन को टॉस करा गया है, नंबर ऑफ हेड यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ हेड 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि जो टेल है वो एक से ज्यादा आना चाहिए, एक से ज्यादा मतलब या तो 2 टेल है या तो 3 टेल है। अब 2 टेल आने का मतलब आपका एक हेड आना चाहिए, या फिर अब यहाँ पे देखो 3 टेल का मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो अगर एक भी हेड नहीं आएगा यानी कि p इक्वल टू 0 और एक ही हेड आएगा यानी कि p इक्वल टू 1। आप इन दोनों को जोड़ दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.125 प्लस 0.7375। आप इनको ऐड करोगे तो 0.500 आएगा, विच इज इक्वल टू 0.5, मतलब 0.5 को ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कैंडीज प्रेजेंट इन अ बॉक्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके अंदर कैंडीज है, ठीक है, टॉफीज चॉकलेट कैंडीज ये सब है। ओके हमसे कहा जा रहा है कि एक्स डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज डिनोट कर रहा है एक्स। चलो अच्छी बात वही कर रहा है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू कैंडीज इन द सेम बॉक्स इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन। तो किन ऑप्शन में यहाँ पे वन और टू बराबर है? तो देखो इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बी वाला तो मतलब सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एंड आपका यहाँ पे टू और वन बराबर होना चाहिए ना। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू कार्ड द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन कैंडी, तो P2 शुड बी इक्वल टू P1, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैंने देखने में थोड़ी गलती कर दी, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, तो इन दोनों में यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में ये बराबर है, तो हाँ ये पॉसिबल आंसर है। इन दोनों में ये बराबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं आंसर। इन दोनों में ये बराबर है, तो ये पॉसिबल आंसर, ठीक है। पॉसिबिलिटी लिखी है हमने, अभी गलत सही नहीं बोला है, ठीक है। अब देखो मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि दो ऑप्शन तो वैसे नेग्लेक्ट हो गए, ए और डी, ए और सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो कैंडी, यानी कि P इक्वल टू जीरो, P जीरो इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थ्री कैंडी, P जीरो मस्ट बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो जीरो और थ्री वाले सेम होने चाहिए, तो 1/6 ये दोनों सेम है, ठीक है। 1/3 ये भी सेम है, तो डेफिनेटली ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन और टू कैंडीज इज हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो और थ्री कैंडीज, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू है, ये आधी होनी चाहिए ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और थ्री, ठीक है, जीरो और थ्री, ठीक है। तो डेफिनेटली अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और थ्री से आधी होनी चाहिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंडीशन दे दी गई, तो देखो अब इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वन और टू है वो कहीं ना कहीं आधी है एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और थ्री, ठीक है। यूनियन वाला हिसाब होगा, इसका ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कोई इशू तो बताना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रहा हो ना, तो थोड़ा सा भी सब्र करो, डेफिनेटली आपको धीरे धीरे सारी चीजें आगे बसेंगे। अगले, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वेल एक्स इज गिवन बाई पी एक्स इक्वल टू 3, और ये हमको कुछ दिया हुआ है 0 1 2 के लिए। अब इसको देख के आपको डरना नहीं है, जस्ट आपको जो पता है वही करना है। 0 1 2 वैल्यू डालो और ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो K2C, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स है, इसकी जगह पहले जीरो वाला केस ले रहे हैं, तो 0 इंटू में 3C3 माइनस 0, ठीक है। पहला ये आ गया प्लस K2C1 3C3 माइनस 1 हो गया, ठीक है, प्लस K, थोड़ा सा मिट गया है इस प्रोडक्ट में, 2C2.3C3 माइनस 2, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको इनको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है, ठीक है। इनको ऐड करके आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कॉमन सी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये बता हुआ है कि कभी भी अगर नीचे 0 हो तो इसका मतलब ये ओवरऑल 1 ही होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया हुआ ना कि कभी भी आपके पास NCR में R अगर आपका 0 है तो आपका एज इट इज इसका आंसर N के बराबर आ जाएगा, ऊपर वाले के बराबर, ठीक है। और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम हो तो इसका ओवरऑल आंसर 1 आता है, ठीक है। ये दो बातें, दो फैक्चुअल बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब प्रीवियस वीक की समरी देखिए तो डेफिनेटली आपको याद भी आ रहा होगा। सो पहले वाला देखते हैं, ठीक है। तो K2C0 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 है, इंटू में 3C3 हो गई, तो ये ऊपर नीचे दोनों सेम, तो ये भी 1 है, ठीक है, प्लस अब आप इनको भी सॉल्व करोगे तो देखो अब आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जनरल आप जैसे सॉल्विंग करते हो वैसे कर सकते हो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आपकी इक्वेशन ये आ रही होगी, देखो K + 6K + 3K, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्व करके आपका K आ रहा है, सेकंड वाले को सॉल्व करके आपके पास 6K आएगा, थर्ड वाले को सॉल्व करके आपके पास 3K आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। 6 7 8 9 और 1 10, तो 10K मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि K की वैल्यू आ गई 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। तो वैसे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट था, जस्ट हमने वैल्यूज डाली है और इनको ऐड करके इक्वेट करा है 1 से, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अ शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर कंप्यूटर्स, अच्छा तो यहाँ पे 3 आउटलेट है, तो 20 कंप्यूटर लिए गए हैं, 20 कंप्यूटर में कहीं ना कहीं 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर है। अब हमको यहाँ पे इनके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाया गया और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो अगेन सही होने का तो एक ही हिसाब है, आपको चेक करना कि कोई नेगेटिव ना हो, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव तो नहीं है, फिर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबको ऐड करके 1 किस किस केस में आ रहा है। पहले केस में अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं बता दूंगा, 68/95 लिखा हुआ है, प्लस 51/190
ओके, प्लस 3/190 दैट शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 आ गया तो हमारा ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अब आप इनका एलसीएम वगैरह लोगे तो डेफिनेटली ये 1 के इक्वल आएगा और यही हमारा एक्यूरेट आंसर भी होगा। ठीक है, बी सी एंड डी आप इन सबको ऐड करके देखोगे तो कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी, या तो 1 से बड़ी होगी या तो 1 से छोटी होगी, इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो सम करके 1 नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको बाद में जब रोशनी देखो तो आपको दिक्कत हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और वैसे कुछ बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भैया प्लीज, डिमांड मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है और टर्म एंड टर्म एग्जाम वो मैं प्रोवाइड कर दूं, तो डेफिनेटली मेरे पास वो है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। मैं भी वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे QR कोड भी दे दूंगा एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट आप कैसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप जो हम टेबल बना रहे थे ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, ये उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलो तो डायग्रामेटिकली बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि वैल्यूज निकालो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, 3 रेड और 7 ब्लू बॉल्स है। चलो ठीक है, 3 रेड बॉल है और 7 ब्लू बॉल्स हैं। 3 बॉल आर टेक रैंडमली ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। चलो ठीक है, 3 बॉल यहाँ पे निकालनी है, 3 बॉल को सिलेक्ट करा जाना है। ठीक है, 3 जगह हमारे पास है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल, एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड बॉल्स को। ठीक है, ओके। अब हमसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए करेक्ट ग्राफ पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? 0 1 2 3। हम सारे केसेस के लिए निकाल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 कितना होगा। ठीक है, देखो तो पहला केस निकालते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी रेड बॉल नहीं है, रेड बॉल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे रेड बॉल हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर रेड बॉल 0 है तो 3, देखो 3 बॉल हमें निकालनी है और तीनों ही मतलब रेड नहीं है, तीनों रेड नहीं है मतलब तीनों ही ब्लू होंगी। तो देखो अगर तीनों ही ब्लू होंगी तो डेफिनेटली 7/10। ठीक है, देखो मैं लिख भी देता हूँ बकायदे, तीनों बॉल जो निकाल रहे हैं वो ब्लू 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 होगी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लेना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/10, टोटल 10 बॉल है। ठीक है, एंड क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 7/10 एंड 7/10। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.343। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है 0 वाले के लिए 0.343 किसमें, तो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में देखो 0 वाला जो है 0.343 वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलो सो आप अगला वाला केस चेक करते हैं। तो लास्ट वाला केस चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि देखो इनिशियल और लास्ट वाले सबसे आसान होते हैं चेक करने। ठीक है, तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की रेड बॉल है। ठीक है, बॉल के लिए एक बार हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आर आर आर। ठीक है, तीनों रेड बॉल्स हैं। रेड वाले के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है, अब यहाँ पे 3 रेड है। ठीक है, 3/10। सेकंड वाला निकालेंगे तो 3/10, थर्ड वाला निकालेंगे तो 3/10। ठीक है, जस्ट कितनी रेड बॉल है आउट ऑफ टोटल, हम उसी को लिख रहे हैं, जितनी बार आ रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0. देखो ना, ऊपर 9 का क्यूब आएगा और नीचे यहाँ पे 10 का क्यूब आएगा, तो मतलब ये आपका हो जाएगा 0.027। ठीक है, तो 0.027 यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें तो 0.189 का आ गया है। ठीक है, चलो अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस हो गए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यार रुको, हटाता नहीं, मैं इसको अगले पेज पे अगले तक लेता हूँ। ठीक, तो देखो 3 रेड बोलती हैं और 7 ब्लू बोलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पी एक्स इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो 2 बॉल है वो रेड होनी चाहिए और एक बॉल आपकी ब्लू होनी चाहिए, राइट। ठीक है, चलो अभी ये वाला केस एक बार देख लेते हैं। चलो देखते हैं, तो 2 रेड बॉल होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए। अभी कैसे कैसे पेयर बन सकता है, देखो हो सकता है कि दोनों रेड बॉल हो पहली वाली और तीसरी वाली ब्लू हो, या फिर पहली रेड हो दूसरी ब्लू हो तीसरी रेड हो, या फिर पहली जो ब्लू हो और बाकी के जो 2 हो वो रेड हो। ठीक, हमने यहाँ पे केसेस बना लिया, अलग अलग 3 केसेस बन गए। ठीक है, अब देखो रेड रेड ब्लू, तो रेड आपके पास 3 है आउट ऑफ 10 इंटू में 3/10 और 7/10, राइट। और का मतलब होता है प्लस, अब यहाँ पे भी आप वही करोगे, तो देखो आर बी आर, अब देखो यही सेम चीज रिपीट होगी। देखो आर का मतलब होता है 3/10, ब्लू का मतलब है 7/10 और आर का मतलब अगेन 3/10। तो आपको दिख रहा है कि ये सेम चीज तो लिखी जाएगी, यहाँ पे भी वैसे ही वही आएगा।
बट एक बार फिर भी हम लिख देते हैं 7/10, इंटीमेट 3/10, बाई 3/10, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 63/1000, ठीक है। अब देखो ये क्योंकि 3 बार ऐड हो रहा है तो मतलब चलो लिख ही देते हैं 63/1000 ताकि आपको कोई 30% ना आ रहा हो। 63/1000, ठीक है। आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 189, ठीक है। 189/1000 यानी कि ये हो जाएगा 0.189। तो आपका x=2 के लिए 0.189 है, तो देख लेते हैं। x=2 के लिए 0.189, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो 0.063 का आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो हमें इसको ऐसे सोल्व करना था, क्वेश्चन सॉल्व बना, मतलब जितने भी केस थे वो सारे लिख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? सही का मतलब सारे पॉजिटिव होने चाहिए और सबका सम 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वाला तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है गलत है, क्योंकि 0.2 है और 6 लोग हैं, तो 0.2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 आ जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। ऐसे आप इसमें भी ऐड करोगे तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो 0.4 ये 0.5 ये 0.4 ये, तो 0.9 और 0.2 करोगे तो 1.1 हो जाएगा। 1.1 और 0.3 मतलब 1.4 या 1.5 के अराउंड है, मतलब 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे क्योंकि इनको ऐड करने पे 1 आएगा, ठीक है। चलो, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस वीक का, ठीक है। ये वाला डेफिनेटली वीकली सभी थोड़ी ज्यादा लेंथी बन रही है, थोड़ी लंबी बन रही है, बट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, और ये सही रहेगा कि अगर आप एक में ही ये सारा कर लोगे, बार बार अलग अलग करने बैठते तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ती, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको एक तरह से क्यूमुलेटिव है ये, ठीक है। मास फंक्शन नहीं है ये, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है। इसका हमेशा स्टेप ग्राफ बनता है, ठीक है। स्टेप ग्राफ मतलब सीढ़ियों की तरह से ग्राफ बनेगा और ये हमेशा अलग अलग बनता है, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। बट आप इनको कभी भी जोड़ के नहीं दिखाओगे, ठीक है, हमेशा ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ओके, इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन। अब देखो, अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे उसमें 2 प्रॉपर्टी थी कि ऐड करने पे 1 के इक्वल आएगा और सारे पॉजिटिव से, वैसे यहाँ पे भी एक है कि यहाँ पे हम अलग अलग केस बनाते हैं। पहला वाला हमेशा जो भी आपका फर्स्ट होता है उससे हम लेस देन वाली कंडीशन लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए है, अगर वो 1 से छोटा है तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करना। अब देखो 1 से 2 के बीच में तो आपको इसके आगे जो लिखा हुआ है 0, ठीक है। देखो 1 से 2 के बीच में ना, अब इसका मतलब जो भी आगे लिखा रहता है आप उस वाले को देखते हो, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो भी आगे लिखा है, जैसे 1 लिखा है तो आप 1 को देखोगे, 1 में आपके पास 1/4 वैल्यू, आपने 1/4 लिखी और इसके आगे जो भी लिखा है आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। तो 0 + 1/4 आपका यहाँ पे 1/4 के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आप 2 वाला देखोगे तो ये 1/2 है, तो आपने 1/2 लिखा प्लस अब इसके आगे जो लिखा हुआ है यानी कि 1/4 आप इसको ऐड करोगे, आप इनको एलसीएम लोगे तो आपके पास ये 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। अब देखो इसका अगला देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इसके, ठीक है, अब 3 वाले के लिए आपको दिख रहा है कि 1/8 है, तो 1/8 आप लिख दोगे प्लस इसके पहले वाले यानी कि 3/4 है। अब आप यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि 7/8 आएगा इसको सॉल्व करके। सिमिलर वे में आप इसके अगला वाला भी ले सकते थे, ये 4 वाली कंडीशन भी ले सकते थे, वो भी आपका सही आता, ठीक है। मतलब डेफिनेटली वो भी आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं। आपको दिख रहा होगा इसका भी स्टेप ग्राफ बन रहा है। ये जो डॉट डॉट लाइन है आपको इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको जस्ट इससे मतलब बनना चाहिए जो डार्क कलर है, ठीक है, यही आपका स्टेप ग्राफ है, ओके। और आपको दिख रहा है कि जहाँ पे पहला वाला एंड हो रहा है वहीं पे दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है, उसी सेम पॉइंट पे ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले तो डेफिनेटली सही है, ठीक है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, अच्छा सॉरी कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें ये प्रूव करना है, ये चेक करना है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग, ठीक है। तो कौन सी यहाँ पे रॉन्ग होगी तो हमें ये देखनी है। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ये, तो यहाँ पे हमारा जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कहीं ना कहीं सही लिखी हुई है, ठीक है। देखो एक्स इक्वल, अगर कोई सा भी फंक्शन हो, देखो ये वाली बात हमेशा वैलिड रहती है। अगर आपका जो fx1 और fx2 ये जो भी बिहेवियर कर रहा है, अगर ये मान लो इससे बड़ा है तो आपका x1 भी x2 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में या प्रोबेबिलिटी जो कम्युनिटी वाला होता है दोनों के लिए ही ये वाली चीज वैलिड है, ठीक है, कि फंक्शन का बिहेवियर उनके एट्रीब्यूट जैसा ही होता है, ठीक है।
मान लो अगर ये ऐसे लिखा था कि फंक्शन ऑफ x1 जो है वो छोटा है फंक्शन ऑफ x2 से, तो आप ऐसे कह सकते हो कि x1 इज लेस देन x2, ठीक है। अगर ये इक्वल हो तो आप x1 x2 को बराबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एक जैसा बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ ये तो सही है, हमें गलत वाला सिलेक्ट करना है, तो ये तो सही है, ठीक है। हमें रॉन्ग सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 होती है, बिल्कुल सही। आप सबको ऐड करते हो तो 1 ही आता है ना लास्ट में, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये भी सही है। इट्स ऑलवेज अ स्टेप फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, नहीं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए नहीं, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, ठीक है। ओ सॉरी, डिस्क्रीट के लिए होता है, सही है, सॉरी माय मिस्टेक थी। हमेशा स्टेप फंक्शन बनता है, अभी हमने देखा था ना ये पीछे स्टेप फंक्शन बन रहा था ना, ये स्टेप वाला, तो ये भी सही है। लास्ट वाला क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ CDF इज ऑलवेज 1, एरिया हमेशा जो ग्राफ के अंदर आएगा वो हमेशा 1 होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, अलग अलग एरिया आते हैं, अलग अलग एरिया होता है, ठीक है। एरिया की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। देखो अब यहाँ पे एरिया अंडर कर्व तो ऐसे भी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, स्प्लिटेड है। कभी भी स्प्लिट रहता है तो इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमको रॉन्ग वाली ही सिलेक्ट करनी थी, तो डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 3 कार्ड आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ डेक विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट मतलब रिपीटेशन अलाउड है। 3 कार्ड आपने यहाँ पे निकालने हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन से रेड कार्ड है, तो आपको यहाँ पे देखो, आपको वैल्यूज नहीं देखनी है, आपको देखना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा गलत लिखा है। तो देखो आपका जो स्टार्टिंग फंक्शन है वो हमेशा कुछ इस टाइप का होना चाहिए, देखो a इज लेस देन 1, ठीक है, तो आपका हमेशा इस टाइप से होना चाहिए, जो भी पहला दिया होता है वो हमेशा लेस देन समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 ये इस तरीके से इस फॉर्म में हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे नेग्लेक्ट हो गए क्योंकि 0 से 1 के बीच में ऐसे दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल आंसर है, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे कि हमको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लास्ट जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो इस वाले केस में 1 आ रही है, जबकि इस वाले केस में 1/8 आ रही है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये सीधे सीधे डी ऑप्शन ये वाला लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमेशा इस फॉर्म में होगा कि पहले x इज लेस देन समथिंग, इस वाले जो भी नंबर होता है उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको कुछ प्रोबेबिलिटी दिया, इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज इट इज नॉन डेट x द नंबर ऑफ कार अराइव एट स्पेसिफिक कार पार्किंग ड्यूरिंग अ 1 आवर पीरियड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी कार आ रही है उसके लिए हमको कुछ फंक्शन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पहले आप जो भी दिया हो उसको लिख लो, तो ये छोटा होगा, मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, e की पावर -5 5 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, ये गिवन है फॉर x इक्वल टू 0 1 and 2 एंड सो ऑन, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो हम ऐसे निकालेंगे, तो देखो 0 1 2 तीनों के लिए एक बार निकाल लेते हैं। देखो पहले केस में x इक्वल टू 0 का तो क्या आएगा, 5 की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस, आपको पता है हमेशा वही प्लस करते हुए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, प्लस e की पावर -5 5 की पावर 1, ठीक है, ये 1 वाला केस ले रहे हैं, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही प्लस e की पावर -5 5 की पावर 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही आगे जाता जाएगा, राइट। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सीख लेते, कोई समीशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। e की पावर तो -5 हमेशा है, 5 की पावर यहाँ पे चेंज हो रही है, तो 5 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, आपकी यहाँ पे x की वैल्यू जो मिनिमम है वो आपकी 0 है, ठीक है, और आपकी वैल्यू यहाँ पे 2 तक जा रही है क्योंकि 2 तक ही गए हैं हम, ठीक है, ओके। मोर देन 2 कार अराइव है, मतलब 2 तक ही जाना है हमको, ठीक है, 2 से आगे नहीं जाना है, ठीक, ये हटा देते हैं। तो x इक्वल टू 2 तक आपको यहाँ पे जाना है, तो ये सीधे सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला ना कि 2 से ज्यादा कार नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कार नहीं होनी चाहिए, 2 से कम ही हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 तक ही जाना है, तो कोई कार ना रहे या 0 वाला केस, 1 कार रहे तो 1 वाला केस, 2 कार रहे तो 2 वाला केस, ठीक है। देखो बोला ना मोर देन 2 कार जब हो चुके हैं तब के लिए चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही है, तो आपको तो देखिए पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे अगर इन्होंने जिक्र कर दिया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालो, तो यहाँ पे स्टेप ग्राफ बनता है, तो ये सी ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, ये क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे, तो अच्छा, तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन के बिना और इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन द शिपमेंट ऑफ 10 आइटम्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 3 आइटम्स का देखना है, ठीक है। तो ओके, एग्जैक्टली 3 आइटम होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जैक्टली 3 आइटम मतलब देखो यहाँ पे 3 डिफेक्टिव आइटम है ना, 3 का मतलब 3 से नीचे के आपको सारे देखने होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है ना, आप उसको पकड़ लो, वो वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ये है 0.91, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0.91 ले लिया, आप हमेशा इसको 1 से माइनस करोगे, ठीक है, ओके।
क्योंकि हमें चाहिए 3 डिफेक्टिव हुए, ये डिफेक्टिव ना होने के लिए लिखा। तो 1 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.09। ठीक है, सेम वे में आप यहाँ पे भी यही करोगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। अब 2 डिफेक्टिव का मतलब हो गया, देखो जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया, चलो ये मैं रह देता हूँ। देखो जैसे 2 वाला में देखना है, ठीक है। अब देखो तो 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे 0.78। अगेन आप इसको 1 से मतलब माइनस कर दोगे, तो 1 माइनस 0.78 करोगे तो 0.22 आएगा, वही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये तरीके हैं, तरीके आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर यहाँ पे कह देता है एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव वाले, ठीक है, तब आप ये 3 वाला करते। अगर कह देता कि एटलीस्ट मतलब 0 कोई भी ना हो, तो उसके लिए 0 आंसर आ जाता ऊपर सीधे सीधे। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करने होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे हमने 9th वीक की समरी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ये वाला वीडियो अब तक का सबसे लेंथी, सबसे बड़ा वीडियो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, टॉपिक तो थे ही, बट क्वेश्चन भी ज्यादा थे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस वीक के क्वेश्चन अच्छे से करें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हम सारे क्वेश्चन करेंगे, तो डेफिनेटली सारे ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप ये स्टैट्स की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफायर, क्विज 1, क्विज 2, एंटम सबके लिए प्रॉपर वैलिड है। सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हमने अच्छे से करा हुआ है। ठीक है, चलो सेम आप इंग्लिश के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें भी हमने सारी चीज़ अच्छे से करी, सारी चीज़ अच्छे से इंक्लूडेड है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस PDF के जितने भी नोट्स है वो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, बाकी मैं और ज़्यादा कंटेंट उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बहुत कुछ मैंने प्लान करा हुआ है, डेफिनेटली मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली शेड्यूल थोड़ा सा अभी मुश्किल चल रहा है, बट स्टिल मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस QR कोड को आप स्कैन करके कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को भी। ठीक है, बहुत मेहनत की सारे वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए ही बनाते हैं। सो एक छोटी सी गुंजाइश है, मतलब गुहार आप कह सकते हो, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भी IIT मद्रास PhD में एनरोल्ड हो। ठीक है, एंड एट द एंड मैं आपसे कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग 1000 सब्सक्राइबर। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी की वजह से ये हो पाया, सो दिल से थैंक यू। ठीक है, मैंने इसके लिए पोस्ट भी डाली थी, बट मैं चाह रहा था कि आपको खुद अपने मुंह से भी ऐसे बता सकूँ, तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। एंड प्लीज़ आप और ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, साथ में आगे बढ़ना है, एंड जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर को रीच करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक की समरी में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।